इधर कंडे उधर वाड़ा विनिया गईयां कोमल नाड़ा एक एक साह दी खातर अड़ियो 100 वारी मरदी पर हुण मरना नहीं है क्योंकि बीमारियां दी गल ते आपां कर लईए कि कित्थों आउंदियां ने ते किवें शुरुआत हुंदी है। हुण हल दे वल भी वधना है। हल दे वल असीं वधांगे। साडा सैकेंड पैनल होएगा, उस दे विच गलबात करांगे, पर उस तो पहला मैं स्पैशल थैंक्स जरूर करना चाहांगी टॉर्क फार्मा, बेटर टुगेदर, लेगेसी ऑफ 4 डिकेड्स एंड ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स साडे गिफ्टिंग पार्टनर ने। इस तो इलावा IVY हॉस्पिटल द डेंटल आर्केड हॉस्पिटल जिन्होंने प्रोग्राम के विच बहुत खास सहयोग दिता है, ते नाल ही रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ਅਤੇ माता साहिब कौर नर्सिंग कॉलेज का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो साढ़े कहने इत्थों तक आए ने ते प्रोग्राम के विच अपनी हाज़री भी लगवाई है। तो सैकेंड पैनल है जो शुरू करते हैं। इस दे विच असीं गलबात करांगे कि हाउ टू हैव हैल्दी लाइफ, इन्हां बीमारियों तो बचिया किवें जावे। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਰਕ, ਅਨਵਿਤਾ ਚਟਵਾਲ ਜੋ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ डेंटिस्ट ने, ते नाल डॉक्टर मनवी सिंह पीडियाट्रिक्स ने। बहुत बहुत वेलकम है जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनवी सिंह है। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली में मैं अभी काम कर रही हूँ। जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं डॉक्टर अमृत कौर विरक हाँ। मैं प्रोफैसर हैगी हाँ कम्यूनिटी मैडिसिन दी डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली विच। जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं डॉक्टर विजिता मेहता माइक्रो एंडोडोंटिस्ट एंड इंप्लांटोलॉजिस्ट हैं। द डेंटल आर्केड नाम की क्लिनिक की मैं CMD हैं, प्लस अधिविद्यम अकैडमी असी जिथे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ MDS BDS है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कोर्सेज करवाने टू एनहेंस द स्किल्स। जी सत श्री अकाल, मैं अनविता चटवाल, त्वरी न्यूट्रिशनिस्ट, practicing since last 15 years and trying to create a healthy relationship between a human and the food। जी तो बहुत शुक्रिया। सब तो पहला अमृत मैम मैं तुहाडे तो शुरू करना चाहूँगी क्योंकि तुहाडे कोल स्टैटिक्स हुंदे ने हर बीमारी नाल जुड़े हुए लोग किन्ने लोगों की गिनती हुंदी है तुहानूं बखूबी पता होना क्योंकि बड़े लंबे समय तो तुसीं इस फील्ड दे विच भी काम कर रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फीमेल की आपां गल कर रहे हैं तो वो किहड़ियां बीमारियां ने ते उन्हां दा रेट की है कि उस बीमारियों तो पीड़ित फीमेल्स इन्नियां ज़्यादा हॉस्पिटल च आउंदियां ने उन्हां दा और रेट की रहता फिर। सब तो पहला गल करिए कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज अपना पिछला पैनल जो गया है वी हैड एमिनेंट गायनेकोलॉजिस्ट जो सारे गल कर रहे थे तो अपनी विमेन हेल्थ लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होंदा है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब कितनी डिलीवरीज हैगियां ਜਿਹੜੇ इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्पिटल्स विच हो रही हैगियां बिकॉज नाउ वी आर एडवोकेटिंग कि विमेन शुड गो टू हॉस्पिटल अपनी डिलीवरीज ਲਈ ਤੇ दिस इज़ अ गुड फीचर कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ काफ़ी गर्व ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 93.4% डिलीवरीज इंस्टीट्यूशंस ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾउ when we talk about female literacy also मतलब it is a good factor and a proud moment ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 79% women ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨੀਮਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਦੈਟ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਅਬਾਊਟ 58% ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੀਮਿਕ ਮਦਰ ਵਿਲ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਐਨ ਅਨੀਮਿਕ ਚਾਈਲਡ ਵਿਲ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਐਨ ਅਨੀਮਿਕ ਚਾਈਲਡ ਔਰ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਦੇਖੀਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ ਆਲਮੋਸਟ 60% ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਅਨੀਮਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਤਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ इस तो अलावा जो आप गल करिए क्योंकि माल न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो कमिंग इन अ बिग वे तो फीमेल्स में जो अंडर वेट है ऑलमोस्ट अबाउट 13% फीमेल्स विमेन हैं जो पंजाब में जो अंडर वेट हैं। एट द सेम टाइम ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਅੰਡਰਵੇਟ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਓਬੇਸਿਟੀ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਅਕਸਰ ਜੋ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਜੋ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। जी बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन है बिकॉज इंडिया च ज़्यादा खास तौर पे वैसटर्न कंट्रीज़ च नहीं है ओरल हेल्थ ਨੂੰ ਨਾ तवज्जो नहीं दी जाती खास तौर पे मतलब जनरल पब्लिक ਦਾ कि दांदी ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕॉज ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਬਿਲਕੁਲ
ਦ ਹੋਲ ਬਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫਲੋਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਊਥ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦ ਹੋਲ ਬਾਡੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਾਂ अर्ਲੀ ਏਜ ਫੀਮੇਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि प्री मैंस्ट्रुएशन, आफ्टर मैंस्ट्रुएशन, टीन एज, आफ्टर टीन एज चीज़ां बहुत बदल जाती हैं। तो हमारे देश में ये देखा गया है कि अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और पंजाब में अब ओवर न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अंडर न्यूट्रिशन के कारण बहुत बच्चे दस्त, निमोनिया, ये सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और इस कारण से मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बार बच्चे अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उनके पोषण का विशेष ध्यान रखना है, कुपोषण से बचाना है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, बट हाँ बेसिकली डाइट डेफिनेटली कैलोरी रिच होना चाहिए। डॉक्टर नवनीता, जिस तरह आजकल का लाइफ स्टाइल है ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵਿਮਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮੋਂ ਬੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ न्यूट्रिशनिस्ट, ਉਹ जानना ਕੀ चाहते हैं? मेरे पास और आजकल आई थिंक हर किसी का पहला क्वेश्चन जब एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास आते हैं कि हम पतले कैसे हो सकते हैं। हम अंदर की हेल्थ के बारे में नहीं पूछते, हम पूछते हैं कि हम पतले कैसे हो सकते हैं। मैं शादी से पहले एक पर्टिकुलर जीन्स में फिट आती थी और अब मैं उन जीन्स में फिट नहीं आती, या फिर प्रेगनेंसी से पहले मैं जो मेरा फिगर था अब मेरा वो फिगर नहीं है। जैसे कि आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि फीमेल्स खाना नहीं खाती हैं, मेजॉरिटी 80% फीमेल्स अपने आप को रोबोट समझती हैं। पूरे परिवार का अच्छा न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगी, बच्चा सुबह उठेगा उसे सब कुछ खिलाया जाएगा, हस्बैंड उठेंगे उनको खिलाया जाएगा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबको खिलाया जाएगा, ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, उनके लिए लंच पैक किया जाएगा। पर जहाँ तक कि आप फीमेल्स की बात करेंगे तो 80% फीमेल्स जब सबको खिला लेती हैं 11-12 बजे अपने बारे में सोचती हैं। उसके बाद लंच, अगर परिवार में कोई भी नहीं है तो वो लंच के बारे में सोचती नहीं है, और आखिर में जब 5-6 बजे बहुत भूख लगती है तो जो घर के सामने आता है वो खा लेती हैं। हमारी ये मेजर प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन के बारे में। हम लोग नहीं सोच रहे कि एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर बहुत ज़रूरी है, एक सही टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे। जी बिल्कुल। डॉक्टर विजेता जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਾਮਨਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਡਿਕੇਇੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਟੂਥ ਡਿਕੇਇੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਦੈਨ ਦੇयर इज ਲੋਟ ਆਫ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਰੋਜਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬ੍ਰਸ਼, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਮਨ ਕੋਲੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦ ਬਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਓਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਓਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਲਟ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਫਲੋਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਡ ਤੇ ਬੈਡ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਗੁੱਡ ਤੇ ਬੈਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ और इंस्टेंटली साडा दिल किता कि ब्रश कर लो, मुंह बड़ा गंदा हो गया, और ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ? ਕਿ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸੈਸਿਵ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਬਰੇਸਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਬਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ। ਬਟ ਅਕੇਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, पर गरम चाह गरम वो सेंसिटिविटी ज़्यादा कॉज करता है। डॉक्टर अमृत, आप देखते हैं कि मैटरनल जो मोरालिटी रेट है
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PCOD ਔਰ PCOS ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆંકੜੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਐਟ 97 per 1 lakh ਲਾਈਵ ਬਰਥਸ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 97 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਗर्स करंटली वी आर स्टैंडिंग एट 105। तो 105 वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग कि जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अभी हो रही हैं और पंजाब सरकार भी काफ़ी कुछ कर रही है इस दे लई कि मैटरनल मोर्टैलिटी नू घट करन लई ते वी आर ऑल्सो वेरी होपफुल कि बाय 2030 ਅਸੀਂ ਵੀ 70 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ। ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ एंड विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो किसी लेडी की डेथ होंगी है तो विद इन 42 डेज आफ्टर हर डिलीवरी ऑल्सो। तो पंजाब सरकार ने काफ़ी स्कीम्स चालू की हुई हैं। पहला जिवें मैं तुहानूं कहा सीगा कि अनीमिया इज़ अ मेजर प्रॉब्लम अमंग विमेन इन इंडिया एंड ऑल्सो इन पंजाब। तो ये लिए भी एक अपना इंटरनेशनल एक अनीमिया मुक्त भारत तुसीं भी सुनिया होएगा, उहदे अपनी स्कीम चल रही हैगी है। फिर जननी सुरक्षा योजना हैगी है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चल रहा हैगा है। तो इस तो अलावा प्राइम मिनिस्टर मातृत्व वंदना योजना भी हैगी है। डॉक्टर मनवी, अगला सवाल मैं तुहाडे तो लेना चाहूँगी, जो बच्चा पैदा होता है उस तो बाद किन्नी कु रेगुलर स्क्रीनिंग जी है डॉक्टर को किन्ना कु रेगुलरली विजिट कराना चाहिए? स्क्रीनिंग जो होती है हमारे लिए, हमारे देश में क्योंकि हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, मतलब हम टीकाकरण के लिए बच्चे को डॉक्टर के पास अवश्य लेकर जाएंगे। तो ये 6, 10, 14 हफ्ते पे जब बच्चा होता है तब ले जाया जाता है। उससे पहले जब बच्चा पैदा भी होता है तो हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए। तो उस टाइम पे भी हम बच्चे को स्क्रीन करते हैं कि कोई डेवलपमेंटल अनोमली या कुछ कॉन्जेनिटल पेट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे में। हमारी कोशिश रहती है सबकी हियरिंग स्क्रीन उसी टाइम पे हो, पर हर अस्पताल में ये पॉसिबल नहीं होता, तो फिर फॉलो अप पे करते हैं। कोई भी कंसर्न होती है तो हम करते हैं। और इसी इम्यूनाइजेशन विजिट मतलब टीकाकरण के विजिट के दौरान हम देखते हैं कि बच्चा बाकी पूरी तरह ठीक है कि नहीं। केवल टीकाकरण उसका वो नहीं होता, मकसद होता है कि सारे बच्चे को देखा जाए कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। उसके बाद फिर हम 9 महीने पे बुलाते हैं, उससे पहले 6 महीने पे बुलाते हैं। तो 6 महीने, फिर 9 महीने, फिर 1 साल और ऐसे फिर 6-6 महीने पे तो एनीवे हमने बच्चे को देखना ही होता है। और उससे भी पहले यदि कोई भी कंसर्न हो पेरेंट का तो हम कहते हैं कि आप तुरंत बच्चे को दिखाइए। अगला सवाल मेरा डॉक्टर अनविता तो आप डाइट की गल कर रहे हैं। इफ यू आर अंडर स्ट्रेस, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਡਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? अगर आपको स्ट्रेस है तो सबसे पहले ये समझिए कि स्ट्रेस जब हमें होता है मेजर रीज़न होता है कि हम लोग गैप खाने में ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे हम पहले छोटे बच्चों को कहते हैं, अगर देखा जाए बच्चे 3-4 साल के होते हैं या 2 साल के भी होते हैं, तो बड़े बुजुर्ग भी ये कहते थे कि बच्चा इरिटेट हो रहा है या रो रहा है या बिना किसी रीज़न के आपसे डिस्कस कर रहा है तो कि नहीं इसको भूख लगी है, इसको खाना खिला दो। वैसे ही हम फीमेल्स के साथ ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, यानी कि कहीं ना कहीं आप न्यूट्रिशन ठीक नहीं ले रहे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप खाएं तो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपका प्रोटीन, कार्ब और फैट, ये तीनों चीज़ें आपकी डाइट में रेगुलर बेसिस पे जानी चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल दूंगी, आजकल प्रोटीन हीरो बना हुआ है और फैट और कार्ब्स को विलन बना दिया गया है। विजेता, मैं तो आखिरी सवाल मैं तुहाडे तो जानना चाहूँगी कि प्रेगनेंट लेडीज जिहड़े ने वो अपने ओरल हेल्थ का किवें ध्यान रख सकदियां ने, क्योंकि बहुत जरूरी हुंदा है। कई बारी जो डॉक्टर्स ने, जो गायनेकोलॉजिस्ट ने, वो नहीं रिकमेंड करते कि तुसी टीथ रिमूव करवाओ या फिर कुछ भी करवाओ। मैं जरूर चाहूँगी कि लेडीज इस बारे जरूर दसो कि जो प्रेगनेंसी दे विच ने वो अपनी ओरल हाइजीन का किवें ध्यान रख सकदियां ने। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी च, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस इन्नियां आंदियां ने, प्लस उहदी मॉर्निंग सिकनेस वगैरह चल रही होंदी है तो तुसी मॉर्निंग च अवॉइड कर दोगे, ब्रश करना नहीं हो पाता गा सारा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुसी सुबह ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस पानी का इंटेक या लिक्विड्स का इंटेक करना ज़रूरी है। अगर तुसी ब्रश भी वैसे तो अवॉइड नहीं करना, जो नहीं किया तब लिक्विड्स इंटेक कर रहे हैं तो तुसी खा पी रहे हो तो इट इज़ गोइंग इनसाइड, वो मुँह च नहीं चिपका रह रहा, थोड़ा इन्फेक्शंस कॉज नहीं कर रहा। प्लस जे सोनू कोई इन्फेक्शंस हो गया, ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिस्ट रेकमेंड नहीं कर दिया गया।
ਫਰਸਟ ਤੇ ਥਰਡ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ 'ਚ, ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ गए सी। ਹੁਣ मैं चाहूंगी कि तुसी अपने अपने सवाल पूछ सको। मैम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हॉस्टलर्स हैं, उनको एक टाइप का खाना मिलता है, कुछ लोग फिर भी ऐसे बहुत ज़्यादा मोटे हैं और कुछ लोग पतले हैं, ऐसा क्यों? एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यस, हॉस्टल में ऑफ कोर्स जो खाना मिल रहा है, ये मैं इनफैक्ट कॉलेज के ओनर्स या फिर मैं हॉस्टल जो देख रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आपको भी ये मेक श्योर करना है कि जो आप ऑफ कोर्स एक बल्क में तैयार कर रहे हैं खाना सबके लिए, सो मेजर फोकस यही किया जाता है कि दालों पे हो जाए ताकि वो इजीली बन जाए। चॉप्ड सब्जियां, जो सीजनल सब्जियां होती हैं, बच्चे भी कम खाते हैं तो सर्व भी कम किया जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको पूरे कार्ब्स, फैट एंड जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए। बट अगेन हर फूड हर किसी पे सेम तरीके से नहीं काम करता। कुछ चीज़ों, कुछ लोगों के लाइफस्टाइल के हिसाब से होती हैं। सो आपको खाना है अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो ऑफ कोर्स आपको उस हिसाब से खाना पड़ेगा। सेकेंडली इज़ योर टाइमिंग। लेट नाइट्स मत खाइए। साथ सूरज छुपने से पहले पहले अगर आप खाना खा लेंगे तो ओबेसिटी से आप बचे रहेंगे, क्योंकि तब तक आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और खाना बॉडी में एसिमिलेट, डाइजेस्ट अच्छा होता है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने नाल दे स्टूडेंट्स भी लिए। Ma'am, it is said that we should avoid some kind of foods like sour foods during menses. Is it myth or it has any reason? ड्यूरिंग पीरियड्स हमें क्या डाइट लेनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है पता होने के लिए। सबसे पहली बात कि हमारे डॉक्टर्स ने भी बताया कि पीरियड्स के दौरान कई गर्ल्स को पेन्स आती हैं, बट हमें उसको नेचुरली नहीं लेना चाहिए। इट इज़ नॉट वेरी नेचुरल टू हैव पेन्स एवरी सिंगल मंथ। सो उसको अवॉइड करने के लिए ऑफ कोर्स हमें अपना लाइफस्टाइल सही रखने की बहुत ज़रूरत है। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं कि अगर आपके 5 से 7 दिन पीरियड्स चल रहे हैं, आप उस दौरान अपनी डाइट को ठीक कर लेंगे तो आपके वो पीरियड्स पेनफुल नहीं होंगे। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर जो प्रॉबेबली आपके एटलीस्ट 5-6 महीने पहले शुरू होता है और ये चलना चाहिए जब तक आपके पीरियड्स चल रहे हैं। यू नीड टू हैव अ हेल्दी डाइट। अगर आप पेनफुल पीरियड्स नहीं चाहते तो मैं यही कहूँगी कि अपनी डाइट में आप बनाना ऐड कर सकते हैं, विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। यूजुअली फीमेल्स कहती हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स एक तो उनको दर्द होती है और कॉन्स्टिपेशन होती है, तो अगर आप बनाना लेंगे वो उस चीज़ को रिलीव करेगा। दूसरा, मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हूँ केसर। अगर आप 2 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर एंड 5 रेजन्स रोज़ 1 कटोरी पानी में भिगो दें रात को और सुबह उसको पिएं और उस रेजन्स को खा लें, तो वो आपको पीएमएस के दौरान वो पेन नहीं होने देती। एंड प्लस व्हाट यू कैन डू इज़ हैव रिच फूड। रिच फूड मतलब कि अपने खाने में सब्जियां ऐड करिए और कार्ब्स को भी ऐड करिए। कई लोग कार्ब्स को नहीं ऐड करते हैं जिसकी वजह से थोड़े पेनफुल पीरियड्स होते हैं। एंड द फोर्थ इज योर एक्सरसाइज, which is very important. The more exercise you will do, there will be less fat deposit in the body and PMS के जो symptoms हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं. Hi, good evening to all of us. Ma'am, I have a question on intermittent fasting. Many women follow intermittent fasting, and some say it causes diabetes and PCOS, PCOD. It should follow to all of us or not? If it should follow, then which age group should follow, and how long it is? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग एक फैड बन चुका है हम सबके बीच में, और ये एक मैजिकल पिल माना जा रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो आप वेट लॉस कर सकेंगे, हेल्दी रह सकेंगे। इसकी विंडोज़ बहुत सारी डिस्क्राइब की गई हैं, 16 घंटे की, 18 घंटे की, कई लोग यहाँ तक कि 20 घंटे तक की भी विंडो रख रहे हैं। पर मेरी एडवाइस सबको यही होगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 घंटे से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मत बनाइए। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो 12 बजे खाना खाना शुरू करते हैं और रात को 9-10 बजे तक अपनी विंडो को ओपन रखते हैं खाना खाने के लिए, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमारी बॉडी उस टाइम पे खाना नहीं डाइजेस्ट कर सकती। ये उन्होंने क्यों बनाई होती है? अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि वो उठते ही 10 बजे हैं और 12 बजे तक उनको भूख लगती है और उस टाइम पे वो खाना शुरू करते हैं और उसको नाम देते हैं कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं।
हमारे इंडिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत शुरुआत से चल रही है एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग इज रिलेटेड फर्स्ट टू अवर सर्कैडियन रिदम, सेकेंड टू द मूवमेंट ऑफ द सन। जब सन उगता है तब हमारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, वो अच्छा चलता है। जब हमारे पीक पे आता है तकरीबन 12-1 बजे हमारा मेटाबॉलिज्म अपने ऑप्टिमम लेवल पे आता है, और जब सूरज छिप जाता है उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सो अगर हम अपने खाने की विंडो इसी दौरान में रखेंगे, दिस विल बी अ हेल्दियर इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब आप लोग मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर सन की मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर कैसे पता लगता है कि सन की क्या मूवमेंट हो रही है, और हम उसको क्यों कहें कि वो लॉजिकल है। हमारी ऑप्टिकल नर्व्स अंदर हमारे सिस्टम को बताती हैं कि क्या ब्राइटनेस लेवल है और कैसे आपका पूरा डे जा रहा है, जो आपके ऑर्गन्स को अकॉर्डिंगली चलाता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड फॉर एवरीबडी, all age groups starting from 12 onwards. If you are eating at the time when your body wants you to eat, you will be healthy always and you will be avoiding various diseases like PCOD, PMS. ये सारे डिजीज आप अवॉइड कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और एक स्टूडेंट पूछना चाह रहा है, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, बट लास्ट क्वेश्चन है, अब पूछ लेंगे। गुड इवनिंग मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेनोपॉज के बाद बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये डाइट कैसे अफेक्ट कर सकती है? ऐसे हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं डाइट के थ्रू जो अफेक्ट कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मेनोपॉज के लिए लेडीज को मैं ये कहूंगी पोस्ट 40 आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि प्री 40 आपका बॉडी आपका ध्यान रख रहा होता है, बट पोस्ट 40 यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग इनसाइड यू। यू शुड बी स्ट्रेस फ्री, बट अनफॉर्चुनेटली पोस्ट 40 ही हम सब की लाइफ में स्ट्रेस इंक्लूड होता है और हम अपने खाने पीने का ध्यान कम रखते हैं। ड्यूरिंग मेनोपॉज कैल्शियम डिपॉजिट बोन्स में कम होता है, बोन डेंसिटी आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंक्लूड आयरन एज वेल एज कैल्शियम इन योर डेली डाइट रूटीन। कैल्शियम के बहुत सारे सोर्सेज हैं। दूध सबसे पहले, जिसको अगेन एक कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बना दिया गया है कि उसमें बहुत सारे इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकता है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ द सोर्स ऑफ योर मिल्क। अगर आपका सोर्स ऑफ मिल्क आपको पता है कि सही है और उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं डाले जा रहे, सो यू कैन स्टिल हैव दैट। एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, यू कैन गो फॉर प्लांट बेस्ड मिल्क, जैसे कि आपका वॉलनट मिल्क, राइस मिल्क, ओट मिल्क, आलमंड मिल्क। ये आजकल बहुत सारी वैरायटी आ गई और ये सब आप घर में भी बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज आयरन। सो व्हाट वन टिप आई कैन गिव यू इज कि हर रोज आधा बीट रूट छील के एज अ सैलेड अपने लंच में जरूर खाइए, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और रेजन्स और केसर, जो फीमेल्स मेनोपॉज के थ्रू जा रही हैं, अगर ये रेजन्स और केसर रोज अपनी डाइट में ऐड करेंगी, इट विल रियली हेल्प यू इन दिस मेनोपॉज फेज। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत थैंक यू सारे स्टूडेंट। आई वुड लाइक टू ਐਡ वन मोर थिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ਆਪਾਂ ਵਿਮਨ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਨ ਵਾਈਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਟਐਵਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਮਨ ਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆਪਣਾ ਔਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਰਚ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਨ ਦਾ ਔਰਲ ਹੈਲਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟਸ ਦ ਫੀਟਸ ਆਲਸੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ एस्टीम्ड गायनेकोलॉजिस्ट बैठे वो एग्री करेंगे, यूट्रिन फ्लूइड ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਟਐਵਰ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਫਲੋਰਾ ਹੈ यूट्रिन फ्लूइड ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਓਰਲ ਫਲੋਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ। तो दैट इज इसे लिए विमेन ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਈਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆਪਣੀ ਓਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जी बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजेता मेहता सारी इन्फॉर्मेशन साझा करने का। मैं डॉक्टर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे एडिटर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल श्री दीपक दिमान जी एंड हमारे मार्केटिंग है लखविंदर जी एंड सागर जी कि वो स्टेज पे आए, हमारे डॉक्टर्स को टोकन ऑफ लव जो है वो दें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आज का सेशन कुछ यूजफुल रहा आपके लिए? वेरी गुड। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने सवाल अच्छे पूछे। आपका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਫਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਟਾਰਕ ਫਾਰਮਾ, ਬੈਟਰ ਟੁਗੇਦਰ, ਲੈਕਸੀਓ, 4 decades and thousands, millions of customers. Have a great hand for them. आप लुधियाना, मैं लुधियाना से आया स्पेशली।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਹੈਲਥ ਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।